वेलकम टू कॉन्कर आईएएस एमपीपीएससी 2020 टेस्ट सीरीज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। दोस्तों, एमपीपीएससी 2020 की 11 अप्रैल 2021 प्रारंभिक परीक्षा होने वाली है। इसमें प्रश्न पत्र 1 हम यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के हमारे आप लेक्चर हो चुके हैं, उसी को टॉपिक वाइज हम करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपने मेरी ये प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप जाकर कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर आप लेक्चर देख सकते हैं। तो आज हम यूनियन सर्विस कमीशन यूपीएससी के बारे में आज इसका टेस्ट डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए डिस्कस करते हैं। हम आपको हर क्वेश्चन में 30 सेकंड का टाइम देंगे। कितने 30 सेकंड का आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, फिर उसके साथ आप अपने आंसर को मैच कर लीजिए। तो देखिए आपका कितना क्वेश्चन करेक्ट होता है, कितना करेक्ट ट्रू, कितने फॉल्स। आप अपने आप को खुद एग्जामिन कर सकते हैं, जो कि एमपीपीएससी एग्जाम में आपको पीटी के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो आज हम पढ़ेंगे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी। तो इसको हिंदी में बोलते हैं संघ लोक सेवा आयोग। ये केंद्रीय स्तर पे होता है, ठीक है। ये संवैधानिक है। तो आज इसका पहला क्वेश्चन, आयोग के क्वेश्चन फर्स्ट, आयोग के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यह किस अनुच्छेद आर्टिकल को अनुच्छेद बोलते हैं के अंतर्गत आता है? पहला ऑप्शन ए आर्टिकल 321, आर्टिकल बी आर्टिकल 322, सी ऑप्शन आर्टिकल 324, डी ऑप्शन आर्टिकल 323। दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। तो आयोग के क्वेश्चन, आयोग के सदस्य और कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होता है। यह क्वेश्चन आर्टिकल अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो आपने आंसर अपना चूज कर लिया होगा। तो ये आर्टिकल 222 के अंदर। तो दोस्तों, अगर मैं आपसे ये बोलूं भारत की संचित निधि किस अनुच्छेद पे है, तो आपको जवाब होना चाहिए आर्टिकल 267 भारत की संचित निधि एवं राज्य की संचित निधि। तो यूपीएससी के सदस्यों और कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि के अंतर्गत यह प्रावधान आर्टिकल 322 में किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आपसे ये पूछा जाए यूपीएससी के सदस्यों कर्मचारियों के वेतन भत्ते भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो आपका जवाब होना चाहिए आर्टिकल 322। ठीक है दोस्तों, आर्टिकल 322। ठीक है, पीटी में ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ सकते हैं, इसलिए आपको प्रैक्टिस हो रही है। क्वेश्चन 2, भारत के संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद के यूपीएससी का प्रावधान किया गया है? पहला ऑप्शन ए संविधान के भाग 14 एवं आर्टिकल 315 से 323 तक, बी ऑप्शन संविधान के भाग 14 के आर्टिकल 316 से 322 तक, सी ऑप्शन संविधान के भाग 15 और आर्टिकल 315 से 323 तक, इनमें से कोई नहीं। तो आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि इसका आंसर क्या होगा।
भारत के संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में यूपीएससी का प्रावधान किया गया है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ए भारत के संविधान के भाग 14 में आर्टिकल 315 से 323 तक। तो दोस्तों यूपीएससी का प्रावधान किसमें किया गया है? तो आपका जवाब होना चाहिए भाग 14 के आर्टिकल 315 टू आर्टिकल 323 तक यूपीएससी का वर्णन किया गया है। यूपीएससी का वर्णन भाग 14 आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 के बीच यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। ठीक है दोस्तों, ये संवैधानिक बॉडी है क्योंकि इसका संविधान में वर्णन है आर्टिकल 15 और आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 315 टू 323 के बीच। ठीक है, और 324 से भारत का निर्वाचन आयोग शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हालांकि मैंने निर्वाचन आयोग से रिलेटेड भी टेस्ट डिस्कस कर लिया, अगर आपने नहीं देखा है तो कॉन्कर आईएएस की प्लेलिस्ट में जाकर वो भी देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 3, संघ लोक सेवा आयोग के किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? पहला ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अधिनियम 1968, बी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1947, सी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, डी ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अधिनियम 1969। तो आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप चूज कर लीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो संघ लोक सेवा आयोग किस अधिनियम द्वारा शासित होता है? तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग सदस्य अधिनियम 1969। तो दोस्तों यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का किस अधिनियम के द्वारा? तो अधिनियम 1969 में आया। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अधिनियम सदस्य का अधिनियम 1969 में लाया गया। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं? पहला, आयोग की अध्यक्षता या सदस्य उच्च राजनयिक उच्च पद ग्रुप सी डी की सेवाओं के मामले में अधिकार पदों का चयन से संबंधित मामले। बी ऑप्शन पिछली जात की नियुक्तियों पर आरक्षण देने के मामले। सी नियुक्ति के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों को दावों को ध्यान में रखते हुए। डी उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, तो इसमें कूट है। ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रू है, या कि बी ऑप्शन सेकंड एंड थर्ड ऑप्शन ट्रू है। सी ऑप्शन 1 एंड 3 ट्रू है। डी ऑप्शन सभी सत्य हैं। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। इनमें से कौन कौन से विषय संघ लोक सेवा आयोग की सीमाओं से बाहर रखे गए हैं? पहला, आयोग की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक या उच्च पद ग्रुप और सी और डी की सेवाओं के मामले का अधिकार पदों का चयन से संबंधित मामले। बी पिछड़ी जातियों की नियुक्ति पर आरक्षण देने के मामले। सी ऑप्शन नियुक्ति के लिए
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के दावों को ध्यान में रखने हेतु डी, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों आपने इसका कोड चयन कर लिया होगा। इसमें एक और दो, दो तीन, एक और तीन, ऐसा भी शब्द। तो दोस्तों इसका ऑप्शन डी सभी ट्रू है। ये सभी ट्रू हैं, मतलब आयोग की सीमा से बाहर क्या क्या रखे गए हैं? तो उसमें सीमा से बाहर ये रखा गया है कि आयोग की अध्यक्षता या सदस्यता उच्च राजनयिक पदों या उच्च पद ग्रुप और सी की सेवाओं के मामले का पदों का चयन से संबंधित मामले आयोग से बाहर रखे गए हैं। पिछड़ी जातियों की नियुक्ति के आरक्षण देने के मामले से बाहर रखा गया है। नियुक्ति के लिए SC/ST के दावों को ध्यान में रखने हेतु ये सभी आयोग से बाहर रखे गए हैं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5, संघ लोक सेवा आयोग प्रति वर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? पहला ऑप्शन सांसद को, दूसरा ऑप्शन कार्मिक प्रशासन मंत्रालय को, सी ऑप्शन प्रधानमंत्री को, डी ऑप्शन राष्ट्रपति को। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो संघ लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होना चाहिए राष्ट्रपति को, और राष्ट्रपति ये रिपोर्ट संसद के सामने प्रस्तुत करता है। और सांसद का मतलब दोस्तों यहाँ पे लोकसभा प्लस राज्यसभा से है। दोनों सदनों में जब रिपोर्ट पेश की जाएगी तो जो रिपोर्ट की सिफारिशें हैं, तो अगर सदन मानती है तो अच्छी बात है, नहीं मानती तो उसका कारण देना होगा कि आप क्यों नहीं मानते हैं। तो संघ लोक सेवा आयोग UPSC प्रतिवर्ष रिपोर्ट किसको देती है? तो राष्ट्रपति को देती है। ठीक है दोस्तों। तो UPSC प्रतिवर्ष अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देती है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं है? ऐसा कौन सा कार्य है जो आयोग के नहीं है? पहला ए ऑप्शन एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करना, बी ऑप्शन अखिल भारतीय सेवा या केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन करना। ठीक है। सी ऑप्शन किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्य की सलाह देना। डी ऑप्शन सिविल सेवाओं और पदों पर नियुक्ति करने के मामले में। ई ऑप्शन सभी कथन सत्य है। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कार्य आयोग के नहीं है? तो दोस्तों आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए? तो दोस्तों इसका आंसर ए है, सभी कथन सत्य। देखो दोस्तों यहाँ पे टेक्निकल थोड़ा सा क्वेश्चन में है कि आयोग के कौन से कार्य नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों ये सभी आयोग के कार्य हैं। ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन में लगता है कि क्या बोल रहा है, आयोग के कार्य नहीं है। इसमें एक ऑप्शन है सभी कथन, तो ये सभी आयोग के कार्य हैं, इसमें कोई आयोग के कार्य नहीं है, तो ये नहीं है। ठीक है। ये चारों ऑप्शन सभी कथन सत्य हैं, ट्रू हैं।
तो इसलिए आयोग के कार्य क्या हैं? एक सेवा से दूसरी सेवा में तबादला करना, अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस या केंद्रीय सेवा परीक्षाओं का आयोजन करना। सी ऑप्शन, किसी राज्यपाल के अनुरोध पर राष्ट्रपति के स्वीकृति के उपरांत सभी या किन्हीं मामलों पर राज्यों को सलाह देना। डी ऑप्शन, सिविल सेवाओं और पदों की नियुक्ति करने के मामले में। ये दोस्तों यूपीएससी के सभी कार्य हैं। किसके कार्य हैं ये यूपीएससी यूनियन पब्लिक संघ लोक सेवा आयोग के ये सभी कार्य। और पूछा क्या गया है, आयोग के कार्य नहीं है, तो ऐसे क्वेश्चन में आप ध्यान देना। ठीक है दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन ए, संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य के कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं हो सकता। बी ऑप्शन, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने का पात्र होगा। ठीक है, उपयुक्त कथन में से कौन से सही हैं? ए ऑप्शन केवल ए, बी ऑप्शन केवल बी, सी ऑप्शन दोनों सत्य हैं, डी ऑप्शन ना तो ए ना तो बी। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। ठीक है, 30 सेकंड का टाइम है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों आपने दोनों कथनों पर विचार कर लिया होगा। क्या है इसका आंसर? तो इसका आंसर सी है, दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, मतलब संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद भारत सरकार के अधीन किसी और पद का पात्र नहीं हो सकता। यूपीएससी का मेंबर किसी और सर्विस के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट, यूपीएससी का अध्यक्ष या सदस्य कार्यकाल के बाद किसी राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में हो सकता है। देखो दोस्तों, आपको यहाँ फंसा देगा हो सकता है, तो आप ये समझ लो कि यूपीएससी का चाहे वो सदस्य हो, मेंबर हो, किसी और पद के लिए वो नियुक्ति नहीं हो सकता। लेकिन अपवाद क्या है? वह स्टेट पीएससी, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। यहाँ मेंबर तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ स्टेट पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। ठीक है, चाहे वो अध्यक्ष यूपीएससी का अध्यक्ष, स्टेट पीएससी के मेंबर भी स्टेट पीएससी का अध्यक्ष नियुक्त हो सकता है। ठीक है, ये अपवाद है। बाकी किसी उसमें नियुक्ति के लिए अपात्र होगा। मतलब यूपीएससी के मेंबर हो चाहे अध्यक्ष हो, भारत सरकार के अधीन किसी और पद के लिए पात्र नहीं होंगे। लेकिन एक अपवाद ये है, यूपीएससी का मेंबर या अध्यक्ष इस राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति हो सकता है। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को होपफुली समझ में आ गया होगा, तो आप बिल्कुल कंफ्यूज इसमें मत होना, ये अपवाद है। ठीक है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चों का उल्लेख संविधान में कहाँ है? तो पहला ऑप्शन, राष्ट्रपति महोदय की विवेक पर, बी ऑप्शन भारत की संसद पर, सी ऑप्शन भारत की संचित निधि पर, डी ऑप्शन भारत की आकस्मिक निधि पर। तो दोस्तों आप अपना आंसर सोच लीजिए, इसका आंसर क्या होना चाहिए? 30 सेकंड का टाइम है।
तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के वेतन, भत्ते, पेंशन सहित सभी खर्चों का उल्लेख संविधान में कहाँ किया गया है दोस्तों? तो आपका आंसर होना चाहिए भारत की संचित निधि पर। भारत की संचित निधि आर्टिकल 267, ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि में है। तो आपको अगर ये बोला जाए यूपीएससी के अध्यक्ष एंड मेंबर का वेतन, भत्ते एवं सभी खर्च कहाँ है? तो आर्टिकल 267 भारत की संचित निधि पे, ठीक है दोस्तों, भारत की संचित निधि पे है, ठीक है। ठीक है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्यों का वेतन भत्ते कहाँ पे है दोस्तों? तो आर्टिकल 267 भारत की संचित निधि पे, ठीक है दोस्तों, कहाँ पे है? भारत की संचित निधि पे, ठीक है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, ए ऑप्शन, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण पर। बी, पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन में लगा हो। सी ऑप्शन, आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को दिवालिया घोषित होने पर पद से निष्कासित किया जा सकता है। डी ऑप्शन, उसे पद से वैसे ही हटाया जाता है जैसा कि संविधान में वर्णित नियंत्रक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। उपरोक्त कथन में से कौन सा कथन सही है? ए ऑप्शन, ए और बी ऑप्शन, बी और डी, सी ऑप्शन, ए बी सी, या कि सभी ट्रू हैं? तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों निम्न कथनों पर आपने विचार किया होगा कि कौन कौन से हैं। तो पहला ऑप्शन, मानसिक एवं शारीरिक अक्षमता के कारण, तो ये भी कथन ट्रू है। पदावधि के दौरान अपने कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन नियोजन पर लगा हो, ये भी कथन ट्रू है। आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को दिवालिया होने पर पद से निष्कासित किया जा सकता है, ये भी ठीक है। उसे पद से वैसे ही हटाया जाता है जैसे संविधान में वर्णित नियंत्रक महालेखा परीक्षक के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये गलत है, क्योंकि यूपीएससी के मेंबर को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को के तरीके से हटाया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होना चाहिए? आंसर सी, ए बी सी ट्रू है, डी फॉल्स है, ठीक है। तो इसका आंसर ए बी सी। तो दोस्तों ये वर्णन कहाँ किया गया है? यूपीएससी की क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आर्टिकल 317 में डिफाइन किया गया है, भाग 14 में। इसमें ये बोला गया 317 में कि आयोग में अध्यक्ष एवं सदस्यों को निष्कासन का प्रावधान आर्टिकल 317 में स्पष्ट किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, अगर उसे दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। दूसरा, अब पदावधि के दौरान
अपने कर्तव्यों के बाहर किसी वेतन में नियोजन में लगा हो। नेक्स्ट, यदि राष्ट्रपति ऐसा समझता है कि वह मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के योग्य नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के किसे अपना त्यागपत्र दे सकते हैं? पहला, भारत के प्रधानमंत्री। बी, विधि एवं कानून मंत्रालय। सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। डी, केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य किससे अपना त्यागपत्र देंगे दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए सी ऑप्शन, भारत के राष्ट्रपति। तो यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे दोस्तों? तो देंगे भारत के राष्ट्रपति को। ठीक है दोस्तों, तो यूपीएससी के अध्यक्ष एवं सदस्य त्यागपत्र किसको देंगे? भारत के राष्ट्रपति को देंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की योग्यता इनमें से कौन सी है? पहला ऑप्शन, उसे उच्च न्यायालय का बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य है। बी, वही अखिल भारतीय सेवा से हो। सी ऑप्शन, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। ठीक है दोस्तों, डी ऑप्शन, उसे विधि कानून शासन का अच्छा ज्ञान हो। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। तो दोस्तों आपने सोच लिया होगा कि यूपीएससी अध्यक्ष और सदस्यों की इनमें से कौन सी योग्यता है। तो दोस्तों इसका ऑप्शन सी है, भारत सरकार व राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। तो दोस्तों उसे उच्च न्यायालय पर बार काउंसिल का सदस्य होना अनिवार्य नहीं है। अखिल भारतीय सेवा से हो ये भी अनिवार्य नहीं है। उसे विधि कानून का शासन का अच्छा ज्ञाता हो ये भी गलत है। इसलिए उसे ऑप्शन सी, भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कम से कम 10 वर्ष का कार्य करने का अनुभव हो। दोस्तों मैं अगर ये बोलूं कि यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों का योग्यता का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, बस इतना कहा गया है कि भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन 10 वर्ष कार्य करने का अनुभव हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए कि संघ लोक सेवा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। ठीक है दोस्तों, पहला ऑप्शन 1 अक्टूबर 1929। बी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1926। सी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1928। डी ऑप्शन 1 अक्टूबर 1925। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। संघ लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ? तो दोस्तों आपका जवाब क्या होना चाहिए? तो दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग का गठन
1 अक्टूबर, बी ऑप्शन 1926। यूपीएससी का गठन कब हुआ? 1 अक्टूबर 1926। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे ये पूछा जाए कि यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो दोस्तों आपका जवाब होना चाहिए 1 अक्टूबर 1926। मतलब आज़ादी से पहले इसका का गठन हो चुका है, 1 अक्टूबर 1926। ठीक है दोस्तों, यूपीएससी का गठन कब हुआ, तो आपका जवाब होना चाहिए 1 अक्टूबर 1926। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग कौन सा है? पहला गृह मंत्रालय, बी भारत सरकार, सी भारतीय गणराज्य, डी कार्मिक प्रशासन मंत्रालय। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर कौन सा होना चाहिए? तो संघ लोक सेवा आयोग का मूल विभाग, तो दोस्तों आपका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन भारत सरकार। तो यूपीएससी का मूल विभाग कौन सा है दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए भारत सरकार। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14, संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ? पहला ऑप्शन 11 दिसंबर 1946, बी ऑप्शन 26 नवंबर 1949, सी ऑप्शन 26 जनवरी 1950, डी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपको आंसर क्या होना चाहिए? तो संघ लोक सेवा आयोग को संवैधानिक दर्जा कब प्राप्त हुआ दोस्तों? तो आपका जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी 26 जनवरी 1950। तो यूपीएससी को संवैधानिक मतलब दोस्तों संवैधानिक दर्जा कब मिला, तो आपका जवाब होना चाहिए 26 नवंबर 1950। देखो दोस्तों, हमारा 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, फिर हमारे देश में संविधान बना, संविधान में संविधान लगभग मतलब संविधान बना और संविधान 26 दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक, ये मैंने यहाँ गलत बोल दिया, 26 जनवरी को हुआ। ठीक है, तो देखो दोस्तों यहाँ 26 नवंबर 1949 को हमारे देश में संविधान जो है आंशिक रूप से लागू कर दिया गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, लेकिन पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ये इसलिए केवल इसलिए लागू हुआ क्योंकि 26 जनवरी 1930 में पहली बार रावी नदी के तट पर तिरंगा झंडा फहराया गया था, और उसी के लिए हम गणतंत्र दिवस हर साल मनाया जाता है। और 26 नवंबर 1949 को संविधान के कुछ प्रावधान लागू कर दिए गए थे, इसलिए 26 नवंबर को हम संविधान दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो संविधान दिवस कब मनाते हैं? तो 26 नवंबर को मनाते हैं, और पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। और 26 जनवरी इसलिए इस दिवस को मनाते हैं क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर पहली बार तिरंगा झंडा फहराया गया था। ठीक है, तो यूपीएससी को संवैधानिक दर्जा कब मिला,
तो 26 नवंबर 1950 को मिला। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15, रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? पहला ऑप्शन लोक सेवा आयोग से है, बी ऑप्शन कांग्रेस की स्थापना से है, सी ऑप्शन जलियांवाला बाग हत्याकांड से है, डी ऑप्शन गोलमेज सम्मेलन से है। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप सोच लीजिए कि आपका ऑप्शन क्या होना चाहिए। तो रॉयल कमीशन का संबंध दोस्तों किससे है? तो आपका आंसर होना चाहिए प्रथम लोक सेवा आयोग से है। ठीक है दोस्तों, प्रथम लोक सेवा आयोग से है। ठीक है दोस्तों, इसको हटा दिया जाए। तो रॉयल कमीशन का संबंध किससे है? तो आपका जवाब होना चाहिए प्रथम लोक सेवा आयोग से है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉयल कमीशन किस वर्ष से स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन क्या है? पहला ए 1922, बी ऑप्शन 1924, सी ऑप्शन 1923, डी ऑप्शन 1921। तीस सेकंड टाइम है दोस्तों आपके पास, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो रॉयल कमीशन किस वर्ष से स्थापित किया गया दोस्तों? तो रॉयल कमीशन सी ऑप्शन 1923। ठीक है दोस्तों, रॉयल कमीशन कब स्थापित किया गया? तो ये 1923। ठीक है, और ये पहला लोक सेवक आयोग था, इससे संबंधित था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17, रॉयल कमीशन किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया? पहला ऑप्शन लॉर्ड डलहौजी, बी ऑप्शन वॉरेन हेस्टिंग, सी ऑप्शन लॉर्ड कर्जन, डी ऑप्शन लॉर्ड डी। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए, आपका आंसर क्या होना चाहिए। रॉयल कमीशन किसके अध्यक्षता में गठित किया गया दोस्तों? तो आपको जवाब होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, रॉयल कमीशन की अध्यक्षता लॉर्ड डी की अध्यक्षता में गठित की गई। ठीक है दोस्तों, रॉयल कमीशन कब गठित किसके अध्यक्षता में किया गया दोस्तों? तो लॉर्ड डी की अध्यक्षता में किया गया। क्वेश्चन नंबर 18, प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम के द्वारा फेडरल आयोग के नाम दिया गया? पहला ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1935, बी ऑप्शन मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, सी ऑप्शन मार्ले मिंटो अधिनियम 1909, डी ऑप्शन भारत शासन अधिनियम 1947। तो दोस्तों आपका आंसर क्या होना चाहिए, आप चूज कर लीजिए। प्रथम लोक सेवा आयोग को किस अधिनियम के तहत फेडरल आयोग बनाया गया? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। तो दोस्तों आपका आंसर ए भारत शासन अधिनियम 1935। तो प्रथम लोक सेवक आयोग को फेडरल आयोग को बनाया गया, तो भारत शासन
अधिनियम 1935। ठीक है दोस्तों, भारत शासन अधिनियम 1935। ठीक है, तो प्रथम लोक सेवक आयोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत फेडरल आयोग का नाम दिया गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 19 क्वेश्चन 19 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहला ए ऑप्शन सर रास प्रखर, बी सुचित्रा कृपलानी, सी राजकुमारी अमता कौर, डी एस के कृपलानी। आपके पास 30 सेकंड का टाइम है दोस्तों, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद संघ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों का जवाब होना चाहिए ऑप्शन डी एस के कृपलानी। कौन है दोस्तों? तो यूपीएससी के स्वतंत्रता के बाद पहला अध्यक्ष कौन था? तो एस के कृपलानी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान संविधान में किया गया है। बी ऑप्शन संविधान के 12 भाग 14 एवं आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान किया गया है। उपरोक्त में से कौन सा कथन ट्रू है? पहला ऑप्शन कथन ए एंड बी, बी ऑप्शन केवल बी, सी ऑप्शन केवल ए, डी ऑप्शन ना तो ए तो ना तो बी। तो दोस्तों आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो दोस्तों अब कथन को आपने विचार कर लिया होगा। पहला ऑप्शन ये है, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग में एक अध्यक्ष एवं सदस्यों का प्रावधान किया गया है। ये गलत है, क्योंकि दोस्तों संविधान में अध्यक्ष और सदस्यों की संख्या राष्ट्रपति के विवेक पे छोड़ दिया गया है। तो इसलिए अगर ये बोला जाए कि संविधान में प्रावधान है तो नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन संविधान के भाग 14 आर्टिकल 315 से 323 तक यूपीएससी का प्रावधान है, तो ये ट्रू है। तो इसलिए आपका आंसर बी होना जाना चाहिए। तो यूपीएससी का भाग 14 के आर्टिकल 323 से 323 तक है। 315 से आर्टिकल 315 से 323 तक है। ठीक है, भाग 14। एक मिनट दोस्तों, तो यूपीएससी का भाग 14 आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 तक प्रावधान है, इसलिए भी। और अध्यक्षों सदस्यों का संविधान में कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी है? ए 6 वर्ष या 60 वर्ष, बी 3 वर्ष या 60 वर्ष, सी 5 वर्ष या 65 वर्ष, डी 6 वर्ष या 65 वर्ष। आप अपना आंसर चूज कर लीजिए दोस्तों कि आपका आंसर क्या होना चाहिए। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की पदावधि कितनी है? आपके पास 30 सेकंड का टाइम है।
तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की वेतन भत्ते 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो यूपीएससी के अध्यक्ष एंड सदस्यों की पदावधि कितनी है दोस्तों? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। बी ऑप्शन भारत के महान्यायवादी द्वारा। सी ऑप्शन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा। डी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति द्वारा। तो दोस्तों आपके पास 30 सेकंड का टाइम है, आप अपना आंसर चूज कर लीजिए। तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति यूपीएससी के अध्यक्ष एंड सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? तो ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इस प्रकार आज का हमारा ये यूपीएससी का क्वेश्चन आंसर की सीरीज खत्म हुई। आप अपना आंसर ये दिया हुआ है यूपीएससी की उत्तरमाला, आप अपना आंसर मिला लीजिए, आप कौन से कितने सही है और कितने गलत, और आप अपना स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला क्वेश्चन ये था कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्ष की पदावधि कितनी है, मतलब कि पहले का बी, दूसरे का ए, तीसरे का डी ऑप्शन, चौथे का डी, पांचवें का डी, 6 का ई, 7 का सी, 8वें क्वेश्चन का सी, 9 का भी सी, 10 का सी, 11 का सी, 12 का बी, 13 का बी, 14 का सी, 15 का ए, 16 का सी, 17 का डी, 18 का ए, 19 का डी, 30 का बी, 21 का डी, 22 का डी। इस प्रकार संघ लोक सेवा आयोग की हमने 22 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि एमपीपीएससी पीटी के हिसाब से इससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप इसको अगर एक बार सॉल्व कर लिए तो एक दो बार इसको रिवाइज कर लिए, इससे बाहर क्वेश्चन कहीं भी नहीं जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हिट द बेल आइकन बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर द वीडियो। दोस्तों हमारी टीम इस पर पूरा फोकस कर रही है और जो भी सोर्स फॉलो किए जा रहे हैं काफ़ी ऑथेंटिक है। हम आपको इसके बाद ऐसे ही टॉपिक वाइज एमपीपीएससी की 2021 में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए टॉपिक वाइज और लास्ट में फुल लेंथ भी हम डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।